Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Hmm. So yesterday we started chapter number 9, the last part of our calculus portion. That was the topic name is differential equation, right? And the first class we have covered the introductory part and including the two exercises. तो एक काम करते हैं, एक बार इसका पूरा इस चैप्टर का पूरा रोड मैप हमने कल तैयार करना था, नहीं कर पाए, भूल गए, आज तैयार करते हैं. So differential equation जो chapters हैं, originally is divided into 6 exercises. How many exercises? हाउ मेनी एक्सरसाइज 6 है. कोई भी चीज को ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे अगर, तो ही लंबे समय तक याद रहेंगी. और बस करते चले जाएंगे, इधर से कर दिया, इधर से कर दिया, इधर से कर दिया, तो चैप्टर खत्म होने के बाद आपको एटलीस्ट क्वेश्चन देके ये तो आइडेंटिफाई हो जाए एग्जाम में कि ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. तभी तो आप टेक्निक लगाओगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस प्रिपेयर ए रोड मैप. तो 6 एक्सरसाइजेस का एक बार रोड मैप तैयार करते हैं, क्या क्या चीजें हैं. एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 एंड एक्सरसाइज नंबर 9.6. देखो 9.1 एंड 9.2 तो करीब करीब इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइजेस थी. लाइक ये तो प्योर इंट्रोडक्शन ही था, इसमें तो चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड ऑल है ना. क्या सीखा हमने, ऑर्डर एंड डिग्री, ये सब सीखा. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ही बोल सकते हैं. बोलो 9.2 में क्या सीखा हमने, बताओ. चेक करना कि एक हमको y एज ए फंक्शन ऑफ x, एक एज ए y एज ए फंक्शन ऑफ x हमको सॉल्यूशन गिवन है, राइट. और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. तो हमको ये चेक करना है कि भाई साहब ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है. यही सीखा, बताओ. ये दो एक्सरसाइज हमने कल कर ली. अब 9.3 इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ डीई. 9.3 इज अबाउट व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ डीई. फॉर्मेशन ऑफ डीई का मतलब क्या हुआ. फॉर्मेशन ऑफ डीई का मतलब ये हो गया कि अब आपको सॉल्यूशन गिवन होगा, यानी कि y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन होगा, राइट. y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन होगा. यहां से आपको y एज ए फंक्शन ऑफ x से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पैदा करके दिखानी है, बना के दिखानी है. समझ आया. एक सॉल्यूशन गिवन होगा, वहां से आपको क्या पैदा करके दिखाना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन. इन दोनों को सेम मत समझना. वहां तो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है. वहां 9.2 में जो हमने कल किया ये भी गिवन है और ये भी गिवन है. बस चेक करना है कि ये दोनों एक दूसरे के सॉल्यूशंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन हैं या नहीं है. ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टेक्निक्स लगा के. यहाँ पे आपको ओनली ये गिवन है, ओनली ये गिवन है और ये मिसिंग है, तो इस तरह से ये बनाना है. अगली 3 एक्सरसाइजेस आर जस्ट द अपोजिट ऑफ 9.3. 9.3 की जस्ट अपोजिट कर दो. अब की बार डीई गिवन है. पहले क्या गिवन था, पहले क्या गिवन था, y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन गिवन था. और यहां से अपन को फॉर्म करना है. देखो टॉपिक का नाम पढ़ो, फॉर्मेशन ऑफ डीई. तो यहां से ये फॉर्म करना है. अब की बार क्या गिवन होगा, डीई गिवन होगा. डीई गिवन होगा और वहां से आपको y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाना है, उल्टा काम करना. ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट कर दिया ना, समझ आया ना. ये गिवन होगा और ये मिसिंग होगा, राइट. अब ये तो समझ में आ रहा है कि y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन हो और वहां से डीई बनाना हो तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. भाई ऐसे इक्वेशन बनानी हो जिसके अंदर डेरिवेटिव्स मौजूद हों, तो डेरिवेटिव्स पैदा करने के लिए क्या डिफरेंशिएट करेंगे, बोलो. जैसे मैंने कहा y इज इक्वल्स टू एक्स, वाई इज इक्वल्स टू 2x. इसको डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो y क्या बन जाएगा, dy बाई dx. तो y इक्वल टू एक्स जो एक जनरल इक्वेशन थी वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी ना. तो यहां से यहाँ आने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. लेकिन अगर ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और वहां से y एज अ फंक्शन ऑफ x बनाना है, तो यहाँ से यहाँ इसका जस्ट अपोजिट क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट. सवाल ये है कि y एज ए फंक्शन ऑफ x से डी बनाने की एक ही एक्सरसाइज, और वो भी ओमिटेड, और वो भी ओमिटेड. और डिफरेंशियल इक्वेशन से y एज ए फंक्शन बनाने के 3 एक्सरसाइजेस. ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि डिफरेंशिएशन करना आसान है, इंटीग्रेशन करना कंपैरेटिवली मुश्किल है. समझ आया ना. डिफरेंशिएशन करने का मतलब है समुद्र में से एक बोतल पानी निकालना. इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि उसको वापस समुद्र बनाना और वापस उस पानी को आइडेंटिफाई करना. ठीक है, इट इज जस्ट लाइक दैट एग्जाम्पल. तो
आपने देखा डिफरेंशिएशन करने की जितनी टेक्निक्स होती थी, इंटीग्रेशन करने की जस्ट डबल या जस्ट ट्रिपल टेक्निक्स हैं। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टेक्निक यूज होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमको ये तीन एक्सरसाइज है, तीन डिफरेंट टेक्निक्स देंगी। उन तीन टेक्निक्स के नाम हैं, एक्सरसाइज नंबर 9.4 विल इंक्लूड वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। 9.5 will include homogeneous DE, homogeneous differential equations, right? और 9.6 will include linear differential equation। तो पहले ये समझेंगे, वेरिएबल सेपरेशन तो एक टेक्निक है, ये भी अपन कवर करेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि होमोजीनस डीई और लीनियर डीई होती क्या है, फिर हैं तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, कोई कहे डीई को सॉल्व करो, दैट मीन्स डीई को इंटीग्रेट करके वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बनाओ, समझ आया। ठीक है, जैसे मान लो कोई कहता था कि वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तो इसका मतलब ये होता था एक्स कॉमा वाई नामक आप ऑर्डर पेयर निकालो। मीनिंग पता होना चाहिए, किसी को सॉल्व करते हैं तो उसका सोल्यूशन क्या में निकलता है, तो इसका सोल्यूशन तो ये होता था, इसका सोल्यूशन तो ये होता था एक्स कॉमा वाई नामक ऑर्डर पेयर निकालो। लेकिन अगर आपको डीई गिवन है, कोई कहे इसको सॉल्व करो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालो, राइट। तो अगली तीन एक्सरसाइज में आपको डीई सॉल्व करने के लिए देगा, क्या करने के लिए देगा, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देगा, दैट मीन वहां से वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बनाना है। ठीक है, सॉल्यूशंस निकालने हैं। एक डीई का सॉल्यूशन इस टाइप का ही होता है, सीखा ना हमने कल। एक डीई का सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स नामक का होता है। और ये भी दो तरीके का हो सकता है, जनरल और पर्टिकुलर। तो सर जनरल निकालना है या पर्टिकुलर निकालना है, द आंसर इज दोनों निकालने हैं। हर एक एक्सरसाइज में जनरल पर्टिकुलर निकालना है, इसमें भी जनरल पर्टिकुलर, इसमें जनरल, कुछ क्वेश्चन जनरल के, कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलर के, कुछ क्वेश्चन जनरल के, कुछ पर्टिकुलर के, एंड कुछ क्वेश्चन जनरल के, कुछ क्वेश्चन। तो जनरल निकालना है या पर्टिकुलर निकालना है, ये तो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया, वो अपन पहली एक्सरसाइज में सीख लेंगे अभी 9.4 में, तो फिर वो टॉपिक कंटिन्यू होगा 9.5 में भी 9.6 में भी। बाकी एक्सरसाइज एक दूसरे से कैसे वेरी करती है, टाइप ऑफ डीई से। टाइप ऑफ डीई अगर ऐसी आ जाए तो 9.5 का क्वेश्चन है, टाइप ऑफ डीई अगर ऐसी आ जाए तो 9 तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन देखकर जब अपने को आइडेंटिफाई हो पाएगा कि साहब ये तो होमोजीनस है 9.5 का पार्ट है, ये तो लीनियर है 9.6 का पार्ट है, या ये तो वेरिएबल सेपरेशन टेक्निक से होगी, तब जाके ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। ठीक है, क्लियर। 9.3 इज ओमिटेड ऑल दो, बट एक बार इसको रीड कर लो, ये कहना क्या चाहता है, आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि जो हमने छोड़ा है वो क्या है। ठीक है, बता दिया वैसे तो मैंने कि आपको फॉर्म करनी है, डीई फॉर्म करनी है। ठीक है, अब डीई फॉर्म करना वैसे तो लगता है कि यार बड़ा आसान काम है, डीई तो फॉर्म करनी है, डिफरेंशिएट कर देंगे। डीई फॉर्म करने का मतलब डिफरेंशिएट तो कर देंगे। कंसीडर ए फंक्शन वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स। अब बताओ यहाँ से डीई कैसे बनती, यहाँ से मैं डीई डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करूं, ये वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन है ना, बोलो। यहाँ से डीई कैसे बनेगी, अभी अभी मैंने बताया कि डीई बनाने के लिए तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से डीई बनाने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, करो। हाँ ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स कह दो, वाई डैश कह दो, नो प्रॉब्लम। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बन गई क्या ये डीई, सोचो जरा, ये डीई बन गई क्या, बस हो गया काम। कल हमने क्या सीखा था, डीई की जनरल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। कहने का मतलब है उसमें कोई कांस्टेंट नजर नहीं आना चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में नजर आ रहा है, तो ये डीई तो नहीं बना पाया। क्या करूं, माइनस वाई, माइनस ए कर दूं, ए को माइनस ए कैसे कर सकता हूँ, तो इसको उधर ले जाऊंगा तो भी तो ए तो रहेगा ना इस इक्वेशन में, जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर आता है क्या, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो उसके सॉल्यूशन में नजर आता है, जैसे इसके सॉल्यूशन में नजर आ रहा है, डीई में थोड़ा नजर आता है, और उसके सॉल्यूशन में भी तब नजर आता है जब वो जनरल सॉल्यूशन हो, पर्टिकुलर में तो वो भी नहीं नजर आता। ठीक है, तो अब क्या करूं बोलो, क्या बोलो साक्षी, क्या करूं, ए हटाने के लिए डबल डिफरेंशिएशन, यस ये तो सुनना चाह रहा था मैं। ए हटाने के लिए हम क्या कर दें, बोलो, डबल डिफरेंशिएशन, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बना दें। तो क्या बना, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा लगता है बच्चों को कि ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि सरासर गलत है। अगर बेटा ऐसे करने लगे ना, तो कुछ भी फंक्शन हो सबकी डिफरेंशियल इक्वेशन यही बनेगी। 99% की डिफरेंशियल इक्वेशंस की सॉल्यूशंस की डिफरेंशियल इक्वेशन यही बनाओगे आप।
वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो, वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो, वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो। याद करो कल क्या बताया था, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उतना ही ऑर्डर होना चाहिए। कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, फिर आपने दूसरी बार डिफरेंशिएट करने की हिम्मत कैसे की? क्योंकि ऐसे दूसरी बार डिफरेंशिएट करके ए को भगाने लगे तो सबका आंसर यही बनेगा। थिंक अबाउट दैट। सो फिर क्या करें, तो फिर ये करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, वाई बाई एक्स, उसको यहाँ पुट अप करो, बन गई। एज सिंपल एज दैट। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख लो, वाई डैश इक्वल टू वाई बाई एक्स। एक्स को इधर ले आओ, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई, वाई को भी इधर ले आओ, एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन टू दिस वाई इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन। ठीक है। अब ये तो था फॉर्मेशन, लेकिन हमारे कोर्स में तो ये ओमिटेड है, यानी कि यहां से यहां आने का रास्ता तो ओमिटेड है, हमको तो यहां से वापस वहां जाना है, जो उससे भी मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियस इंटीग्रेशन होगा उसमें। डिफरेंशिएशन करना तो ऑब्वियसली आसान होता है, इंटीग्रेशन होगा उसमें। समझ आया? क्लियर है? तो इन केस मान लो, देखो फॉर्मेशन का क्वेश्चन, फॉर्मेशन की एक्सरसाइज ओमिटेड है, लेकिन एक्सरसाइज ओमिट हो सकती है, टॉपिक ओमिट नहीं हो सकता। कहीं हल्का फुल्का आपको ये सब काम तो करना पड़ ही सकता है, डिफरेंशिएशन ही तो है, वो कभी ओमिटेड हो सकता है क्या 12th क्लास के कोर्स? समझ गए? तो एक बार इसको रीड आउट तो कर लो। समझ आया? टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गई क्या, कि फॉर्मेशन उतना भी आसान नहीं है, वैसे आसान है बट उतना भी नहीं है जितना हमको लगा। ठीक है। ये तो कल हो गया, गया। फॉर्मेशन में पढ़ तो लो एक बार क्या है। इन दिस टॉपिक व्हाट वी विल बी गिवन, वी विल बी गिवन ए जनरल सॉल्यूशन। एक जनरल सॉल्यूशन था अभी जो मैंने आपको दिया था, y इक्वल टू ए एक्स, था या नहीं था बताओ? था ना? विल बी गिवन ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डीई दैट इज अ फंक्शन ऑफ y ऑफ x, जिसको हम y इक्वल टू एफ एक्स कहते हैं, यानी ये गिवन होगा। ठीक है, इसका भी जनरल सॉल्यूशन गिवन होगा, दैट मीन्स इट कैन इंक्लूड आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और मान लो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही नहीं है, तो फिर आपको एक बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा डेरिवेटिव पता करने के लिए। अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है तो आप ज्यादा से ज्यादा दो बार कर सकते हो। अगर आपका काम एक बार करने से हो रहा है तो ऐसा जरूरी भी नहीं हो गया कि दो बार ही करो। मान लो एक बार डिफरेंशिएट करने से दोनों खत्म हो गए, तो आप एक बार फर्स्ट ऑर्डर की भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दो बार कर सकते हो, तीसरी बार नहीं कर सकते। उसी में करो कुछ भी करना, ठीक है। विच में कंटेन सम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सच एज ए बी एंड सी एक्सेट्रा। जनरल सॉल्यूशन में ये ए बी सी टाइप के आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हम वी विल डिफरेंशिएट द फंक्शन, हम डिफरेंशिएट कर देंगे फंक्शन को टू फॉर्म द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना काम करना है, तो फर्स्ट इंप्रेशन में क्या करना है वो समझ में आ गया। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि नोट है नीचे वाला, उसको पढ़ो। ये नोट ही तो कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करता है। व्हाट इज द नॉट ऑल अबाउट, जो हमने अभी अभी किया, समझा? It states that the number of times we are required to differentiate the function y equal to fx depends on what? The number of arbitrary constants present in the general solution of the given required d। समझ आया कि हम कितनी बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स वी आर रिक्वायर्ड टू डिफरेंशिएट, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? It depends on what? Number of arbitrary constant. Number of times we are required to differentiate the function depends on number of arbitrary constants present in the solution, in the general solution of the required differential equation in the function y equal to x। Done? तो हो गया, तो टॉपिक ओवर। अब आ जाओ आप मेथड्स ऑफ। अब इसके क्वेश्चंस अगर आप करना चाहो तो थर्ड एक्सरसाइज की आप मेरे से पीडीएफ ले लीजिएगा, बनाने का काम। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का काम एक बार देख लो, एक बार नजर फैला लो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि शुरू के 5 ही देख लो आप, क्या है? ये फंक्शंस गिवन है ऑलरेडी, y एज ए फंक्शन ऑफ x, कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं? दो। तो आप दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसमें दो हैं, सब में करीब करीब दो ही हैं। ठीक है, तो इनको दो बार डिफरेंशिएट करके डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पैदा करनी है, दो बार डिफरेंशिएट करके। डन। उसके बाद फिर नीचे क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स हर एक्सरसाइज में मिलेंगी, अभी चौथी पांचवी छठी में भी मिलेंगी। वर्ड प्रॉब्लम्स मीन्स कि इसको पढ़ के पहले तो y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाओ, और फिर y एज ए फंक्शन ऑफ x बन जाए तो उससे फिर डीई बनाओ।
अभी जैसे इसमें तो y इज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में सीधे ही डीई बनाओ। इसमें पहले पढ़ के y इज अ फंक्शन ऑफ x बनाओ, फिर उसका डीई बनाओ, तो ये हो गई वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट। सो थर्ड एक्सरसाइज ओमिटेड है, बट हुआ क्या था इसमें, क्या हम चीज हमने मिस करी, वो चीज समझ में आ गई ना, क्लियर है ना अच्छे से? ओके। या एक आध क्वेश्चन करना है, बताओ। ये चलें सीधे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। चलो ओके, एज यू विश। So now the methods of solving first order first degree differential equation. First of all, डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमको सॉल्व करनी है वो हमारे कोर्स में केवल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है, यानी सेकंड ऑर्डर की नहीं मिलेगी आपको। ओनली डी वाई बाई डी एक्स ही मिलेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू नहीं मिलेगा। जब बनाने जाओगे तीसरी एक्सरसाइज जो ऑमिट होगी, उसमें तो बनाने के लिए तो सेकंड ऑर्डर भी है, लेकिन जब सॉल्व करने की बात आएगी तो ओनली फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर सॉल्व करना अभी हमारी बस की बात नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर ही कर लें वो बड़ी बात है। ठीक है, दैट इज नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर कोर्स। और उसके बाद डिग्री भी बनी मिलेगी, यानी इसकी पावर भी बनी मिलेगी। डी वाई बाई डी एक्स भी अकेला ही मिलेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू नहीं मिलेगा। और डी वाई बाई डी एक्स की पावर जो होती थी ना, वो भी ऐसा नहीं मिलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, डिग्री टू कर दी, वो भी नहीं मिलेगा। डन। तीन टेक्निक्स की बात करी थी हमने अभी अभी, तो दिस इज द टॉपिक नेम, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तीन मेथड्स या तीन टेक्निक्स कुछ भी कह लो आप। वेरिएबल सेपरेशन मेथड, then how to solve homogeneous DEs method, and then the third one is linear differential equation method. ठीक है, this is part and parcel of 9.4, 9.5, 9.6। तो एक एक एक्सरसाइज कम कर देना आप, ठीक है। एक ओमिटेड है तो ये आपकी 9.3 हो गई, ये 9.4 हो गई और ये 9.5 हो गई, एंड देन ऑब्वियसली कम्स द मिसलेनियस। ठीक है, सो फर्स्ट मेथड को शुरू कर दें हम, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। चलो आओ, क्या कहता है ये, डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल सेपरेबल। मीनिंग क्या है पहले तो समझो। सो ये एक टेक्निक है। ये क्या है, एक वेरिएबल सेपरेट करना क्या है, एक टेक्निक है। तो टेक्निक है तो उसके इंट्रोडक्शन में सीधे ही हमने एक एग्जांपल या क्वेश्चन उठा लिया कि कैसे हम सेपरेट करते हैं वेरिएबल को। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। एक फंक्शन है मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू माइनस वाई, वेयर वाई इज नॉट इक्वल टू टू। ठीक है, हम क्या करेंगे, वाई वाई वाले लोगों को एक साथ कर देंगे, एक्स एक्स वाले लोगों को एक साथ कर देंगे। जैसा उसका नाम है वैसे उसका काम है, वेरिएबल सेपरेट कर दो। वेरिएबल सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दो मतलब वाई वाले एक पाले में जाओ, एक्स वाले एक पाले में जाओ। और वो पाले भी डिसाइडेड है कि वाई वाले एलएचएस में जाएंगे और एक्स वाले आरएचएस में जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बनाना है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई नहीं बनाना। वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बनाना है तो उस इक्वेशन में वाई एलएचएस में होगा, एक्स वाली टर्म्स आरएचएस में होंगी, होंगी ना। सो हमको वाई वाली टर्म्स को एलएचएस में, एक्स वाले टर्म्स को आरएचएस। तो देखो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, सो डी वाई इंटू टू माइनस वाई आ गया एलएचएस में, हो गया, बोलो। और डी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई आ गया यहाँ पे। यहाँ तो कोई डाउट, कोई डाउट? तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसकी शक्ल कुछ आज की तारीख में ऐसी है। ये भी इक्वेशन ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, बस मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, वाई वाई वाले वेरिएबल्स एक साइड कर दिए, एक्स एक्स वाले वेरिएबल्स एक साइड कर दिए। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी के लिए कुछ नई चीज सीखो जो इंपॉर्टेंट है, तभी आगे का काम समझ में आएगा। देखो, हम अभी तक ऐसे लिख रहे थे जैसे कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या था, क्या करना है आपको? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिख के जब अपन आगे का काम करते हैं तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, क्या करते हैं हम इसमें? डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट। जैसे सपोज करो, मान लो यहाँ पर है y इक्वल टू, जैसे मान लो यहाँ पर है y इक्वल टू 2x। ठीक है, तो y इक्वल टू 2x के बाद अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा तो अब अगला स्टेप क्या आएगा, मतलब y का इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स होता है। y इंटीग्रेट का तो कुछ किया ही नहीं आपने, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रेशन? ऐसा वाला स्टेटमेंट अभी तक लिखा नहीं है हमने। इंटीग्रेशन में क्या किया फिर हमने पूरे चैप्टर में बैठ के?
बेटा इंटीग्रेट लिखा हुआ है तो इंटीग्रल लगाओ ना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है तो dx लगाओ ना, फिर y है तो y लगाओ। इधर भी ये करो, इंटीग्रेशन 2x dx। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर इंटीग्रेटिंग लिखा हुआ है तो इंटीग्रल लगाओ, और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ है तो dx लगाओ। बोथ साइड्स लिखा हुआ है, ये काम दोनों साइड्स करो। समझ आया? क्लियर? अब इस एक्सरसाइज में एक नई चीज सीखेंगे हम, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं लगाएंगे। क्या कहा मैंने? तो फिर क्या फर्क है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखने का और नहीं लिखने का? जब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लगा रहे थे तब dx लगाना कंपलसरी था, तो क्या अब dx नहीं लगाएं क्या? नहीं, लगाना तो पड़ेगा, नहीं इंटीग्रेशन के प्रोसेस कैसे कैरी आउट होगा? अब आपको जो जैसा वेरिएबल है उसी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ना लगाने का अर्थ ये होता है विथ रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल। अगर नहीं लगा हुआ है उसमें कुछ भी, तो ये चीज छुपी हुई है जो मैं अभी लिख रहा हूं, विथ रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल। जो जिस वेरिएबल की फॉर्म में है उसी फॉर्म में इंटीग्रेट करो। तो अगर ये y की फॉर्म में है तो y की फॉर्म में इंटीग्रेट करो, और ये x की फॉर्म में है तो x की फॉर्म में इंटीग्रेट करो। समझ आया? अगर लगा हुआ है तो फिर तो dx लगेगा, कंपलसरी है। विद रिस्पेक्ट टू x लगा हुआ है तो dx लगेगा, विद रिस्पेक्ट टू y लगा हुआ है तो dy लगेगा, विद रिस्पेक्ट टू t लगा हुआ है तो dt लगेगा। बट कुछ नहीं लगा हुआ है ना, तो फिर y वाला y की फॉर्म में इंटीग्रेट होगा और x वाला x की फॉर्म में इंटीग्रेट होगा। विथ रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल छुपा हुआ है, विथ रेस्पेक्ट टू x हटने का मतलब ये चीज समझ में आ गई क्या? ओके, ये चीज समझ में आ गई अच्छे से? तो अभी अपन जिस मोड पे खड़े थे वहां पे आपको यही काम करना है, क्योंकि उनके dy और dx तो लगे हुए हैं, उनके dy और dx तो ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो मैं केवल और केवल स्टेप लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स में, विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं लिखूंगा, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू x लगा दूंगा तो एक एक dx और लगाना पड़ेगा। वो तो फिर इस फॉर्म ही कुछ ऐसी बन गई जो मेरे कोर्स के बाहर चली गई। dx इंटू dx क्या होता है, इसको कैसे आगे प्रोसेस करते नहीं पता। तो ये dy dx तो वेरिएबल सेपरेशन से मिल गए ना इनको, dy और dx इनको वेरिएबल सेपरेशन से मिल गए, मुझे एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, क्लियर? तो अब अपन क्या करेंगे, ओनली स्टेप क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स केवल लिखने का मतलब है केवल आप इंटीग्रल लगाओ, दैट्स इट। विथ रेस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स वहां पे अंडरस्टूड है कि y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट। अब देखो यहाँ से इस वाले टर्म को मैं y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो कुछ y नामक टर्म निकलेगी, इसको मैं x के टर्म्स में इंटीग्रेट करूंगा तो कुछ x नामक टर्म्स निकलेगी। तो dy बाई dx वाला जो है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में सॉल्व हो गया। बताओ, हो गया क्या कि नहीं हुआ? जैसे करके देखो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रल 2 - y dy इंटीग्रल x+1 dx डन। अब इसको इंटीग्रेट ही तो करना है, इसको y की रेस्पेक्ट में करना है, इसको x की रेस्पेक्ट में करना है। तो 2 का y की रेस्पेक्ट में इंटीग्रल क्या बनेगा, 2y, और y का y की रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, y² 2। x का क्या बनेगा x की रेस्पेक्ट में, x² 2, और 1 का क्या बनेगा x। बात करें सर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का क्या करना है, तो कायदे से तो इधर भी निकलना चाहिए था कुछ c1 और इधर c2, बट जब अपन मर्ज करेंगे तो c1 और c2 वे सारे कांस्टेंट एक ही साइड पहुंचाए जा सकते हैं ना। तो आपको एक विशेष छूट प्राप्त है इस चैप्टर में कि आप एक ही बार कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख लो, और वो भी RHS साइड लिख लो। जहां पे x वाली टर्म से वहां लिख लो, इधर लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर c1 क्यों लगाया? c1 इसलिए लगाया क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये 2 भी अभी एलसीएम लेके एक कांस्टेंट पैदा करेगा, इसलिए मैंने c1 लगाया। अगर नहीं दिख रहा होता तो मैं सीधे c लिखता। ओके, जैसे कि आगे सॉल्व करते हैं इसको। भाई C1 लगाने का मतलब तो आप समझते हो ना, इंटीग्रेशन पूरा करके आए हो, पूरा 1 महीना दिया है अपने इंटीग्रेशन में। C1 कब लगाते हैं, जब आपको पहले से दिख रहा होता है कि एक कांस्टेंट और पैदा होने वाला है, इसलिए अपन C1 लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने 2 को एलसीएम लिया तो ये वाली टर्म बनी न्यूमरेटर में, यहाँ पे 2 को एलसीएम लिया तो ये वाली बनी। नाउ 2 × C1 क्या बन गया, 2C1। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर दूंगा, 2C1 को C बना दूंगा। ठीक है, 2C1 को क्या बना दूंगा, C लिख दूंगा, वेर C = 2। सो ये हो गई मेरी फाइनल जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन है, अभी याद रखना, क्योंकि इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी नजर आ रहा है। डन। इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी पूछा जा सकता है कि सी को भगाओ, वो देखेंगे फिर बाद में, पहले इतना सीखो। ठीक है, ये y एज ए फंक्शन ऑफ x टाइप की इक्वेशन है जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है।
ये काम आपको 9.4 में पूरी एक्सरसाइज में करना है जो इस छोटे से एग्जाम्पल में किया। शुरू करते हैं एक्सरसाइज। रेडी? करें स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट तो फिर पढ़ लेते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट नोट है तो। नहीं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो तो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज बनेगा। तो इसमें कुछ नोट्स, एज सच कुछ नोट्स नहीं है, कि एग्जाम्पल है जिससे अपने को थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि करना क्या है। ठीक है, चलो इसको कर दो क्लोज। ये इसका फाइनल आंसर माना जा सकता है। वैसे ये रीअरेंज करना पड़ता है, अब ये अरेंज नहीं है। रीअरेंज का मतलब वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये अपन एक्सरसाइज में कर ही देंगे वो। सो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज पोर्शन। एक्सरसाइज नंबर 9.4 आपकी बुक में 9.3। 1 to 10 के इंस्ट्रक्शंस क्लियर है हमारे पास। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो अभी तो जनरल सॉल्यूशन है 1 से लेके 10, बाद में शायद पर्टिकुलर पूछेगा। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फिर पर्टिकुलर कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। पहले जनरल पे फोकस करो। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन मतलब उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी नजर आना चाहिए। कई बुक्स में वो ए भी रखते हैं, जैसे शायद आप आर एस अग्रवाल खोलोगे तो वहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो ए रखते हैं, कैपिटल है। तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप सी रखो ए रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप। दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन चाहिए, यानी यहां से y एज ए फंक्शन ऑफ x टाइप का आपको एक इक्वेशन चाहिए, राइट? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है। अब पहला क्वेश्चन जो है ना बेटा, इसको तो आप विदाउट वेरिएबल सेपरेशन भी कर सकते हो। पहला हो गया, दूसरा हो गया, कौन किस किस को कर सकते हो बता देता हूं, तीसरा हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें dy बाई डी एक्स ऑलरेडी आइसोलेटेड है। dy बाई डी एक्स आइसोलेटेड है, बोलो। इसमें dy बाई डी एक्स आइसोलेटेड है, इसमें dy बाई। तो पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन के लिए तो आपको इस टेक्निक की एज सच कोई नीड नहीं है। आप इसको विदाउट यूजिंग दिस टेक्निक भी कर सकते हो। तो पहले मैं विदाउट यूजिंग दिस टेक्निक की बात करूंगा और फिर एक्चुअल जो आपको इस एक्सरसाइज में करना वेरिएबल सेपरेशन उसकी बात करेंगे। सो विदाउट यूजिंग दिस टेक्निक हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे देखते हैं। पहले तो आप लिख लो, हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? ओके, अब dy बाई डी एक्स से आपको, मतलब इस डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप स्टेप क्या लिखोगे? नाउ इंटीग्रेटिंग, और एक साइड इंटीग्रेशन कभी नहीं चलता, दोनों साइड चलता है, तो बोथ साइड्स होगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वी गेट। तो इंटीग्रेटिंग वर्ड भी लगाया है, विथ रेस्पेक्ट टू वर्ड भी लगाया है। तो बोलो क्या क्या चेंजेस होंगे उसमें? इंटीग्रेटिंग वर्ड लगाया तो इंटीग्रेशन साइन लगेगा दोनों साइड, बोलो। और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लगाया है तो dx भी लगेगा दोनों साइड, बोलो। यहाँ पे भी dx लगेगा इक्वल टू, और यहाँ पे भी dx लगेगा। और बाकी चीजें अंदर एज इट इज फिट कर दो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? dy बाय डी एक्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 - cos x डिवाइडेड बाय 1 + cos x। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। यहाँ पे तो dx से dx हो गया कैंसिल आउट, यानी इंटीग्रल dy की वैल्यू चाहिए जो कि होती है y। सब जानते हैं वैसे तो y+c होती है, लेकिन मैंने क्या कहा, c कांस्टेंट ऑफ जो इंटीग्रेशन होगा हम हमेशा RHS में रखेंगे, इधर नहीं रखेंगे। और इधर ये एक इंटीग्रल बन गया जो आप पूरा 1 महीना देख के सॉल्व करके आए हो पूरे चैप्टर में, जिसको सॉल्व करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हाउ विल यू सॉल्व दिस? 1 - cos x डिवाइडेड बाय 1 + cos x साइन हाफ एंगल कन्वर्जन। सो आफ्टर कन्वर्जन, हाफ एंगल कन्वर्जन, व्हाट डज 1 - cos x इक्वल टू? 2 sin² x/2। and what is 1 + cos x²? cos x equal to 2 cos² x/2। ये तो केवल आपने ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन किया है, इंटीग्रल तो अभी भी करना है, राइट? 2 से 2 हो गया खत्म। साइन बाय कॉस क्या होता है? tan²। सो tan² x/2, tan² x/2 का भी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, वी विल कन्वर्ट इट इनटू sec²।
सो व्हाट इज इट इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा होता है इंटू डी एक्स। ओके, सेक स्क्वायर एक्स बाय टू का बोलो इंटीग्रल क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स बाय टू, लेकिन एक्स बाय टू के डेरिवेटिव से डिवीजन भी तो होगा। तो एक्स बाय टू का डेरिवेटिव क्या होता है, हाफ, हाफ से डिवीजन करेंगे तो टू से मल्टीप्लाई कर हो गया, और माइनस वन का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स एंड सब कुछ हो गया तो प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर, नो दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, टू इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ ठीक है ये फाइनल आंसर है। ठीक है, ये y की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व करना है अपने को, ये इक्वेशन चल रही है ठीक है। सो फाइनली क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज y इक्वल टू ऊपर लिखता हूँ एक बार में, y इक्वल टू 10 x ऑन टू माइनस एक्स प्लस सी इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। उसने कहा था जनरल सॉल्यूशन निकालो तो आप मेंशन करो कि रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है, द रिक्वायर्ड जनरल solution of the given DE, of the given differential equation। आंसर मैच करो पहले। हो गया। अब इस फॉर्म में करने जैसा का मतलब तो ये हो गया कि इंटीग्रेशन ही कर रहे हो सर, जो चैप्टर नंबर आपने सिक्स में, फिफ्थ में थोड़ी ना, सेवंथ में, इंटीग्रेशन जो आप सेवंथ में कर रहे थे वही तो कर रहे हो आप, इस फॉर्म में करने का अर्थ तो ये हो गया। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन चैप्टर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर, आपने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की किसी मैथ टेक्निक से तो सॉल्व किया नहीं। तो अब अगर मैं इसमें वेरिएबल सेपरेशन लगाऊं तो देखो क्या चेंजेस होंगे इधर देखो, इसमें मैं क्या कर दूंगा, वाई वाई वाले एक साथ और एक्स एक्स वाले एक साथ, तो इसको कर देंगे हम डी एक्स को उधर पहुंचा दो बस, दैट्स इट, क्योंकि वाई वाला तो कोई है नहीं इसमें। तो क्या बनेगा बताओ, इसको पहले कन्वर्ट करके लिख दूंगा मैं, डी वाई इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ ऐसे बन गई। अब आप ये स्टेप तो लिखोगे, कौन सी वाली, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लेकिन आप विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं लगाओगे इसके आगे, आप जस्ट क्या लिखोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिखने का अर्थ है विथ रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। तो जस्ट जैसे ही मैं इस इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लगाता हूं तो आई विल गेट व्हाट, इंटीग्रल डीवाई, इंटीग्रल साइन लगाना है बस और कुछ नहीं लगाना है, और इधर क्या मिलेगा अपने को, इंटीग्रल वन माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय वन प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसके आगे का काम सेम बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इस आगे का काम सेम वैसे वैसे हो जाएगा। ठीक है, सो डिफरेंशियल इक्वेशन के नजरिए से देखना है कुल मिला के इसको, इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते थे उस नजरिए से नहीं देखना है। तो पहले आपको वेरिएबल सेपरेट कर देना है, सेपरेट करने के बाद फिर आपको ये विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जैसी चीजें नहीं लगानी है, आपको जस्ट क्या लिखना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दैट्स इट। क्लियर, चलें आप स्पीड पकड़ें सेकंड क्वेश्चन से, तरीका समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। सो इसमें कैसे सेपरेट करें, अब स्टेप्स सारे आपको लिखने हैं सारे क्वेश्चंस में, हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, ठीक है, आपको ये तक लिखना है। नाउ अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड, अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड, सेपरेशन मेथड बोलो प्रियांशु, कैसे इसमें वेरिएबल सेपरेट करें, इस गिवन डीएक्स को उधर भेज दो, बहुत बढ़िया, डीएक्स को उधर भेज दें, ये इतना ही आसान है हर सवाल में। तो एक्स और वाई साथ कर दिया आपने, आपको तो सेपरेट करना है, आप तो मिक्स कर दिए, क्या करें, डीवाई को उधर भेज दें, आपको ये भी कहेगा सर डीवाई को उधर भेज दो, तो डीवाई डिवाइड हो जाएगा उधर, फिर डीवाई डिवीजन में ऐसा इस टाइप का इंटीग्रल सॉल्व किया कभी जिसमें डिवाइड डिनोमिनेटर में, फिर क्या करें,
ये बाकी की तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप समझते हो, ताकि ये रूट के अंदर नेगेटिव ना हो, है ना। y की वैल्यू -2 से 2 के बीच में रहेगी, तभी ये रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होगा, अगर बाहर चली गई तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो उसको तो इग्नोर करो। फोकस ऑन हाउ डू वी सेपरेट वेरिएबल्स हेयर। बोलो। हर अगला क्वेश्चन आपको ये याद दिला देगा कि चीजें उतनी आसान नहीं है। चैप्टर हो गया ना स्कूल में, दूसरे क्वेश्चन में अटक गए। यहाँ कहते हो कि मैं स्कूल जाती हूँ इसलिए यहाँ नहीं आती हूँ। फिर स्कूल में होता क्या है, क्लासेस भी नहीं होती तो, और फिर चैप्टर भी हो गया कहने के लिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये लो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स में इंटीग्रल लग गया, इंटीग्रल लग गया। अब क्या, इंटीग्रल डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, ऐसी कोई चीज सीखी हमने कभी, इंटीग्रल डी वाई बाई डी एक्स। और उधर इंटीग्रल लग रहा है तो आगे डी एक्स डी वाई कुछ लग ही नहीं रहा है, तो ऐसी भी कोई चीज नहीं सीखी। वेरी वेरी इजी, इट वॉज दैट इजी। इसको √4 - y² को तो इधर लाओ, y वाले LHS में लाने, x वाले RHS में लाने, इतना सोचना ही क्या था। y वाले LHS में लाने, फिर चाहे से जहां जाए, डिनोमिनेटर में जाए तो डिनोमिनेटर में लाने, न्यूमरेटर में जाए तो न्यूमरेटर में लाने, और x वाले RHS में जाने। सो dy के नीचे तो आ जाएगा ये पूरा y वाला एक्सप्रेशन, और dx उधर चला जाएगा। ये हो गया सब आपका वेरिएबल सेपरेशन। अब आप इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिख के छोड़ दो, विथ रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, तो अंडरस्टूड है। वी गेट, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में इंटीग्रल का साइन लगा दो बस। इंटीग्रल dy ऑन √4 - y² इक्वल टू इंटीग्रल dx। क्या बना, ये कौन सी वाली फॉर्म बनी, साइन इनवर्स। बोलो क्या होता है, 1/a होता है पहले, टेन इनवर्स में होता है 1/a। साइन इनवर्स में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सीधे साइन इनवर्स ही होता है। साइन इनवर्स एक्स बाई, अभी ये वाई की फॉर्म में चल रहा है तो y/a, y/, व्हाट इज a, 2, इक्वल टू, इधर वैसे प्लस ही नहीं लगना चाहिए, लेकिन अभी डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहे हैं तो सारे उधर ही जाएंगे, प्लस, अच्छा dx का क्या हो जाएगा, x+c। ठीक है, वैसे तो ये बन चुका है आपका y एज ए फंक्शन ऑफ x, लेकिन कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो कम प्रेफर करते हैं छोड़ना, तो साइन इनवर्स को उधर पहुंचाओ। y/2 इक्वल टू साइन ऑफ x+c। पूरे पे लगेगा साइन, केवल x पे मत लगा देना, जो भी उधर RHS में सब पे साइन लगेगा। ये साइन इनवर्स जब उठ के उधर जाएगा तो पूरे पे लगाएगा, ठीक है। आगे बोलो, y एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए ना आपको, तो 2 को और उधर ले जाओ, तो y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ x+c इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। जनरल वर्ड को मेंशन करना आप, क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन चल रहे हैं ऑफ द गिवन डी। मैच करो आंसर। माय क्वेश्चन इज, कैन वी सेपरेट सी फ्रॉम दिस। इसको C1 लेके ट्वाइस C1 करके C बना दें, इज दिस पॉसिबल, नो, बिकॉज ये तो साइन का एंगल है, ठीक है। चलो चलें आगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन, dy/dx प्लस वाई इक्वल टू 1। पहला काम वही, ये द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के बाद पहला काम वही, क्या, वेरिएबल सेपरेशन करना है। नाउ अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड लिखना है आपको बकायदा, वी गेट, करके बताओ वेरिएबल सेपरेट। y को तो पहले उधर भेज देंगे, तो dy/dx की वैल्यू क्या हो गई, 1 - y। अब वही जो पिछले क्वेश्चन में किया, 1 - y को इधर ले आओ और dx को उधर भेज दो। सो इट इज लाइक dy डिवाइडेड बाय
1 - y इक्वल टू dx। इस पोजीशन में जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, अभी भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये सॉल्व नहीं होंगे, अब सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, तो इंटीग्रल साइन लग जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रल dy डिवाइडेड बाय 1 - y, इधर भी इंटीग्रल साइन लग जाएगा, इंटीग्रल dx। सो इंटीग्रल dy डिवाइडेड बाय 1 - y क्या होता है साक्षी? क्या? लॉग मॉड्यूलस 1 - y। -y को कौन देखेगा? डिवाइडेड बाय, तो माइनस इधर लगा दूं डिवाइडेड बाय -1 का, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रल dx x प्लस सी। तो वैसे तो सॉल्व हो गया, बट y एज ए फंक्शन ऑफ x को प्रेफर करता है वो, अगर बन सकता हो इजीली आइसोलेट हो सकता हो तो हो सकता है यहाँ पे, कैसे होगा सोचो। पहला काम तो आप एक काम करो, माइनस को प्लस बनाओ, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड्यूलस 1 - y, यहाँ से माइनस साइन हटा तो वहां पे क्या बन गया, -x, और -x फिर ये -c हो गया, तो -c हो गया तो उसको c1 लगाओ और -c1 लगाओ, समझ आया? आगे बढ़ो, अब लॉग को हटाओ, तो लॉग को हटाने का तरीका है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग को हटाने का तरीका क्या है? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग ऑन बोथ साइड जब हम लेंगे तो इधर वाला लॉग तो हट जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 1 - y बन जाएगा, राइट? ओके। उधर क्या होगा, उधर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। एंटी लॉग लेने का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट होगा तो कैसे दिखाई देगा, e⁻ -x - c1। ठीक है, डन। अभी भी y इज अ फंक्शन ऑफ x ढंग से नहीं बना, इसको और फर्दर सॉल्व कर दो। e⁻ -x - c1 है तो e⁻c1, राइट? क्लियर? समझ में आया? ओके। इसको और फर्दर सॉल्व करें तो इट इज लाइक 1 डिवाइडेड, क्योंकि कांस्टेंट पार्ट हो गया ना e⁻c1, तो इसको और फर्दर सॉल्व करें तो इट इज लाइक 1 डिवाइडेड बाय e⁻c1 कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल पार्ट हो गया e⁻−x। अब ये 1 - y की वैल्यू है। ओके। अगेन अभी आपको क्या करना है, इसको y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाना है, तो डू वन थिंग, तो फिर इसको अभी इस फॉर्म में तो मत करो, अभी तो इसको इसी फॉर्म में रहने दो। डू वन थिंग, -y उधर जाएगा तो उधर जाके +y, और ये सब इधर लाएंगे माइनस बन जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस दिस, 1 - e⁻−x डिवाइडेड बाय e⁻c1, टेकिंग एलसीएम ऑन बोथ साइड, नहीं टेकिंग एलसीएम ऑन दिस साइड, सो e⁻c1 तो आ गया एलसीएम, इधर क्या बना, e⁻c1 माइनस e⁻−x। देखो y एज ए फंक्शन ऑफ x में होगा मोस्ट प्रोबेबली, देखना आंसर, देखा, y इक्वल टू 1 + 1 + a। ओके, डू वन थिंग, हो गया ना, फिर देखो ना, ये इतना कर दिया हमने, इतना कर दिया, सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, चेक करना, a को तो अपन c लिखते हैं ना, खैर वो a में मत कंफ्यूज करो, y इक्वल टू 1 + -1 डिवाइडेड बाय e⁻c1 इंटू e⁻−x। बताओ सही किया क्या मैंने? देख लो, आराम से देख लो, सही किया। अब इतना पोर्शन तो अगेन कैन बी टेकन एज सी, कॉन्स्टेंट ही तो है ये, इसमें कहाँ है वेरिएबल कोई? हाँ, इतने पोर्शन को तो हम सी लिख सकते हैं ना, कि या ए, जैसा कि आंसर में लिखा हुआ है, तो y इक्वल टू 1 + c इंटू e⁻−x, वेयर c इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय e⁻c। बस c की जगह a है, बाकी मैच कर गया, e⁻−x ही है ना, +x थोड़ी ना। ठीक, ठीक है। ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द कांस्टेंट पोर्शन एज मच एज यू कैन, ठीक है ना। अब जैसे ये डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में पहुंचाओ सी को, इस तरीके की कोशिश जितनी कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें।
ठीक है। सो अगेन फोकस कि इंटीग्रेशन तो सर यहां से यहीं खत्म हो गया था, उसके बाद तो वही आपकी जनरल मैथमेटिकल सेंस है जो यूज होता है क्वेश्चंस में, वही तो कम होता है बच्चों में। ठीक है, चलें फोर्थ वन। ओके, एवरीवन विल ट्राई द फोर्थ वन। टेक आउट योर शीट्स, टेक आउट योर रफ शीट्स एंड ट्राई द फोर्थ वन। Here the given differential equation is this. वेरिएबल सेपरेट हो गए क्या? कितनों के हो गए? वेरिएबल सेपरेट ही नहीं हो पा रहा। वेरिएबल सेपरेट हो गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए, अभी वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। ठीक, वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो बता देना, क्योंकि आगे तो एक स्टेप का इंटीग्रल होता है या दो स्टेप का होता है, वो तो हमने देख ही लिया। इंटीग्रल तो इतना ही है। फिर हम्म, करो, करके बताओ क्या बना। हाँ सही है। हाँ फिर आगे इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेट हो गए क्या? एक्स एक्स एक वाले एक साइड चले गए और वाई वाई वाले एक साइड चले गए क्या? इंटीग्रल तो तब करेंगे जब वेरिएबल सेपरेट हो गए। हम्म। वाई वाले इधर लाते हैं, आप उल्टा कर दिया आपने, चलो ठीक है। हाँ। हम्म। देखो भाई, सबसे पहले तो आप इन दो टर्म्स में से एक टर्म को उधर भेजो। अब किसको भेजें? ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी दूसरी टर्म है, दोनों में से किसको उधर भेजूं? एक्स वाली को नहीं, डी एक्स वाली को, क्योंकि डी वाई वाली इधर रहती है। तो इस वाली टर्म को उधर भेज दें। तो इस वाली टर्म को जब मैंने उधर भेजा तो इधर क्या बची? अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड वी गेट तो ये वाली टर्म तो इधर ही रहेगी। सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई, ये तो इधर ही रहेगी। और ये जब उधर जाएगी तो माइनस बन जाएगी, ये प्लस में तो उधर जाएगी क्या बन जाएगी? माइनस सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स, राइट। अब आप यहां से वेरिएबल सेपरेट कैसे करेंगे? वाई वाई वाली तो इस साइड रखनी है, तो ये दोनों तो वाई वाई वाली है, इस टेन एक्स को भेजो वहां। और एक्स एक्स वाली उस साइड रखनी है, तो ये दोनों तो एक्स एक्स वाली है, इस टेन वाई को बुलाओ यहाँ।
यानी 10x और 10y को एक दूसरे के नीचे ले आओ, तो वाई वाई वाले एक साइड और एक्स एक्स वाले एक साइड। हुआ नहीं हुआ? बोलो। सो इट इज लाइक सेक स्क्वायर वाई के नीचे 10y इंटू डी वाई। और उधर माइनस को मत भूल जाना, बस माइनस है वहां पे, है ना। माइनस सेक स्क्वायर एक्स के नीचे 10x इंटू डी एक्स। तो ये वेरिएबल सेपरेशन का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, राइट। एक्स एक्स वाले आज की तारीख में एक साइड है आरएचएस में, वाई वाई वाले एलएचएस में। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट तो इंटीग्रल साइन लग जाएगा इन सबके आगे। इंटीग्रल सेक स्क्वायर वाई 10y डी वाई। माइनस साइन को तो बाहर रखो और इंटीग्रल अंदर पहुंचाओ। इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स 10x dx। अब क्या करें? ये लो साहब, इंटीग्रेशन तक तो ले आए, अब क्या करें? इंटीग्रल कैसे करें दोनों का? दो इंटीग्रल्स करने, एक इधर एक इधर। अब आप देखो दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी तो है, बस इधर एक्स इधर वाई, तो P1 भी लगा सकते, P0 भी लगा सकते हैं अपन, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी, एक को सॉल्व करके दूसरे को एज इट इज लगा दें। ठीक है। और चाहे तो हम अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम अलग अलग सॉल्व करेंगे तो 10y का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, 10x का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो क्या करेंगे? लेट 10y बी टी, लेट 10x बी यू। ठीक है, दोनों साइड लेट 10y बी टी, और इधर लेट 10x बी यू। ओके, इसको t ले लिया और इसको u ले लिया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, with respect to their respective variables we get substitution method। so 10y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y क्या होगा? sec स्क्वायर y dy। और t का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t क्या होगा? dt। इधर सेम टू सेम चीज करेंगे तो वी विल गेट व्हाट? 10x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? sec स्क्वायर x dx। और u का विथ रेस्पेक्ट टू u क्या होगा? du। du बाय dx नहीं, du विथ रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। अब सब्सटीट्यूशन करेंगे, ठीक है ना। सो सब्सटीट्यूट करो तो वो बन गया मेरा फाइनल इंटीग्रल, क्या बन गया? सेक स्क्वायर वाई डी वाई तो बन गया डी टी, और 10y क्या बन गया? टी। ठीक है ना, इक्वल टू माइनस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बन गया मेरा डी यू, और 10x क्या बन गया? u। तो इधर डी इंटीग्रल डी टी बाई टी क्या बनेगा? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। क्या? लॉग मॉडुलस टी, लॉग मॉडुलस टी। उधर माइनस साइन तो बरकरार है, और उधर क्या बन जाएगा? लॉग मॉडुलस यू। अब सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज आ रही है हर क्वेश्चन में, चीज हर कुछ ना कुछ नया आएगा। जब आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा रहे हो, जैसे प्लस सी लगाना चाह रहे हो आप यहाँ पे C1, तो अगर सारी टर्म्स लॉग में है तो ये भी लॉग सी लगेगा। दिस इज अनदर थिंग टू रिमेंबर। A to Z सारी टर्म्स लॉग में हैं तो फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लॉग सी ना लगे, क्या लगेगा? लॉग। ये रूल है। ओके, समझ गए? अब आगे सॉल्व करो। तो देखो क्या करूंगा मैं, इधर वाले, इधर तो ओनली लॉग टी है, ठीक है ना। उधर जो है लॉग दो बार है, तो लॉग दो बार है तो क्या लिख दूंगा? लॉग सी बाई यू लिख सकता हूं उसको। बोलो। ठीक है ना, लॉग प्रॉपर्टी यूज करके। नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऐसा क्यों किया वो भी अभी पता चल जाएगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स करते ही ये लॉग टी तो बन गया टी, और इधर का भी लॉग हट गया तो क्या बन गया? सी बाई यू। अब अगर मैं उसको लॉग नहीं लेता तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स करते ही सी क्या बन जाता है? e⁻c। ठीक है, इसीलिए अगर सब लोग लॉग में है तो तू भी लॉग में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टी और यू की एक बार वैल्यूज रख दो, तो करीब करीब आंसर है मेरे पास। बोलो, टी की वैल्यू क्या थी? क्या 10y या 10x? 10y। और c डिवाइडेड बाय यू की वैल्यू क्या थी? 10x। ठीक है, अब 10x को उधर पहुंचाओ तो 10x 10y इक्वल टू सी। चेक करो आंसर, इस तरह रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। समझ आया?
कि नहीं आया ऑफ द रिक्वायर्ड डी। ठीक है, बोलो कोई डाउट? ठीक है, तो सारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवीजन करवा देता है चैप्टर। ठीक है, कहते हैं ना कि जैसे 5-10 एक्सरसाइज कर ली तो एक फाइनल एक मिसलेनियस चाहिए जिसमें सबका कॉम्बिनेशन मिले। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये जो चैप्टर है, ये एक तरीके से सारे कैलकुलस का मिसलेनियस है। जितना भी कैलकुलस अभी किया है उसका मिसलेनियस पोर्शन चल रहा है ऐसे मानो। ठीक है, चलो चले नेक्स्ट में। अभी कौन सी क्लास है? कितने बजे? अभी क्या टाइम हो गया? 7:30। फिर सीधे ही जाओगे ना यहाँ से, कहाँ जाओगे? हाँ, 7:30 बजे स्टार्ट करेंगे ना। तो फिर करो ये एक क्वेश्चन और करके जाओ, फिफ्थ वाला। यस, फिफ्थ वाला और सॉल्व करेंगे। सो वाई वाली एक ही टर्म दिख रही है, ओनली वन, ये वाली। और बाकी सब एक्स 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 है ना। तो पहुंचाओ फटाफट, वेरिएबल सेपरेट करो यहाँ से, कैसे करोगे? करो 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 करो। अब एक ही स्टेप में करना सीखो बेटा, क्या बच्चों की तरह। डी वाई इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके प्लस बन गया, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स है, ई टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। और ये डी वाई के साथ जो लगा हुआ है वो नीचे। सो ये हो गया ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स आ गया नीचे, हो गया वेरिएबल सेपरेट। एक ही बात, डी वाई इधर करके बाकी सब उधर पहुंचा दिया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स भी कर दिया मैंने। तो डी वाई क्या बन गया? वाई। इधर क्या करूं? क्या? डी टी इंटीग्रल करना, वही पूछ रहा हूँ कैसे करूँ। इसका इंटीग्रल कैसे करूँ वो पूछ रहा हूँ। नीचे वाले को टी लो तो ऊपर इसका साफ साफ डेरिवेटिव मौजूद है। e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स होता है, और e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस। तो उसको टी लेते ही ये 1/t बन जाएगा, और 1/t बन जाएगा तो लॉग मॉडुलस टी का मतलब यही वाली चीज। अब यहाँ पे एक ही लॉग है, तो उसको प्लस लॉग सी मत कर देना, सी करना। ठीक है, चेक करो आंसर। दोनों साइड नहीं, जितनी भी टर्म्स है सब में हो। दोनों, और इधर वाली साइड्स मिला के जितनी भी टर्म्स हैं सब में लॉग हो, तो उधर लॉग सी लेना है। एक भी टर्म ऐसी है जिसमें लॉग नहीं है, तब सी लेना है। अब इधर क्या, दो ही तो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक में लॉग है एक में नहीं है। तो एक भी ऐसी टर्म है जिसमें लॉग नहीं है, तब तो उसको सी लेना है। दोनों में होता, लाइक इधर भी लॉग यू बनता, तो फिर इसको लॉग सी कर, ताकि लॉग प्रॉपर्टी से वो लॉग सबका हट जाए। सब में लॉग होगा तभी तो एंटी लॉग लेकिन सबका लॉग हटेगा। ठीक है, समझ आया? क्लियर? अब आप चाहो तो जाओ, हमारे पास तो है ना समय। तो हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5 और करेंगे। करो उसको सेपरेट बोथ साइड्स। डी वाई के नीचे तो इसको लाओ, डी एक्स को उधर पहुंचाओ। स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको जब आप नोट्स बनाओ तो सारे लिखने हैं, राइट। 1 + y² डी एक्स को उधर पहुंचाओ, 1 + x² मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। हो गया वेरिएबल सेपरेट एक ही स्टेप में। हमको करीब करीब कोशिश करनी है हम एक ही स्टेप में कर दें, तभी हम उस लेंथी इक्वेशन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, राइट। वी गेट। तो हम जो ये समय बचाएंगे ना, जैसे हमने एक ही स्टेप में इसको वेरिएबल सेपरेट कर दिया तो कुछ समय बचा। ये समय हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे? ये स्टेप्स लिखने में यूटिलाइज करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। ठीक है, और ऐसा नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करने में तो 3 स्टेप्स लगा दियो, जो मेन स्टेप्स थी वो तो लिखी नहीं। तो बताओ, डिवाइडेड बाय 1 + y², टेन इनवर्स वाई। और इधर 1 का इंटीग्रल x² का x³ बाय 3 प्लस सी। एक काम और करो, y एज ए फंक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो थोड़ा कम प्रेफर करता है। तो देखो उसकी उसकी सोच को समझो। ठीक है ना, कई बार ऐसा डाउट आता है बच्चे के माइंड में, सर हो तो गया, मैं क्यों टेन इनवर्स को उधर लेके जाऊं इसी फॉर्म में। अब देखो इसमें तो इसी फॉर्म में रख दिया, किसी में वो क्या करता है, साइन इनवर्स था तो उसमें साइन को उधर लेके गया था। तो हर एक क्वेश्चन के साथ उसकी सोच को रखो, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है आंसर लिखने की, उस प्रेफरेंसेस को। अब 10 को उधर पहुंचाओ जरा, क्या बनता है ये?
अब इसमें से 10c तो वैसे भी अलग होने से रहा, तो ज्यादा आसान जो दिख रहा है वो ऊपर वाला दिख रहा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, आसान नहीं कहूंगा मैं, कॉम्प्लिकेटेड जो दिख रहा है वो नीचे वाला दिख रहा है, और जो इजी या सिंपल दिख रहा है ऊपर वाला दिख रहा है। इसलिए उसने उसी फॉर्म में रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट कर दूं उसको इरेज। सेवंथ करो सेपरेट। क्या? आप आदत डालो वाई को उधर डालने की। क्यों? फिर गलती कर रहे हो, माइनस भी एक्स की साइड ही जाएगा। अब इधर लेके जाओगे तो ये गलती करोगे कि आप माइनस के साथ वाई को लगाओगे, जबकि माइनस साइन हमेशा एक्स की साइड ही लगेगा। आंसर में मिसमैच होगा। हम्म। हम्म। देखो डीवाई तो उधर ही रहेगा, ये उधर जाएंगे तो ये सब उधर जाके माइनस बन जाएंगे, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, पहली चीज तो ये खत्म हो गई। अब डी वाई के नीचे तो वाई लॉग वाई आ जाएगा, और डी एक्स जो उधर पहुंच चुका है उसके नीचे एक्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो डी वाई डिवाइडेड बाय वाई लॉग वाई तो बचा इधर, और उधर बचा डी एक्स बाय एक्स, कोई माइनस साइन नहीं लगेगा यहाँ पे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के एडजस्टमेंट में आंसर हो जाएगा मिसमैच। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बहुत बड़ा यहाँ पे पंगा है। ठीक है, वो सी की जगह माइनस सी रह गया, उसका दुगना रह गया, उसका हाफ रह गया, इसलिए आंसर हो जाएगा मिसमैच। ठीक है ना, इंटीग्रल इंटीग्रल। ओके, अब इधर तो एक्स बन जाएगा, खैर इधर क्या करूं, क्योंकि इंटीग्रेशन करना भी आना चाहिए, अल्टीमेटली बात तो वही है। क्या करूं? log वाई को टी लेते ही 1/y डी वाई बाई वाई बन जाएगा वो। तो log वाई को टी लूंगा, लेट log वाई बी टी, differentiating both sides with respect to their respective variables. So 1/y into dy becomes dt. तो dy by y तो बन जाएगा dt. So we'll get what? log y t लिया ही था तो dt by t इंटीग्रल, और इधर एक बार के लिए से लिख देते हैं। सो इधर क्या हो जाएगा, log मॉडुलस t, उधर क्या हो जाएगा log मॉडुलस x प्लस log मॉडुलस c, क्योंकि सब log में। अब log log को पहले तो मर्ज करो, लॉग मॉडुलस टी इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स इंटू सी, जिसको सी एक्स लिखेंगे हम, कांस्टेंट पहले लिखेंगे। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स विल गेट व्हाट, टी इक्वल टू सी एक्स। अब पुट अप करेंगे ना फाइनली लास्ट। सो टी इक्वल टू क्या था, लॉग वाई। सो लॉग वाई इक्वल टू सी एक्स, अगेन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बना दो उसको, लॉग अगेन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स करो। तो दोबारा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो इधर तो वाई आजाद हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा ई टू द पावर सी एक्स। अभी और सॉल्व होगा, ई टू द पावर सी एक्स को लिख सकता हूँ मैं ई टू द पावर सी इंटू ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर सी को फिर से सी ले सकता हूँ, तो ई टू द पावर सी को अगर मैं फिर से सी ले सकता हूँ, इधर फोकस करो, तो फिर मैं इसको C1 ले लेता हूँ, इसको C1 ले लेता हूँ, इसको C1 ले लेता हूँ, इसको भी C1 ले लेता हूँ, इसको भी C1 ले लेता हूँ, और इसको भी C1 ले लेता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में ये C बन जाएगा। सो ये हो जाता है y इक्वल टू ई टू द पावर C1 तो C बन गया, C इंटू ई टू द पावर x, वेयर C इक्वल टू ई टू द पावर C1। डन, चेक करो भाई आंसर। इज द रिक्वायर्ड डी, दिस इज द रिक्वायर्ड डी। Oh, this is the required solution, not DE. DE तो already थी। This is the required solution. E to the power C x कहाँ से आया,
अच्छा, इसी जगह पे छोड़ दिया इसने, ये से कह रहे हो? बट इसमें से e⁻c को अलग किया जा सकता है ना। जिसमें से c अलग किया जा सकता है तो करना है। जैसे अभी अपन साइन के अंदर एंगल के रूप में फंस जाता है तो नहीं करते अलग, लेकिन यहाँ तो कर सकते हैं ना अलग। तो इसको अलग कर दिया, अलग करके वापस c बना दिया है, तो ये कांस्टेंट है ना, वेरिएबल तो है नहीं। ठीक है, चला नेक्स्ट। 8 में क्या करें? बहुत सरल है तो, पर माइनस को उधर ही छोड़ के आना। ठीक है, dy/y टू द पावर 5 और x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई dx उधर जाकर रेसिप्रोकल बन के क्या बन जाएगा, dx/x टू द पावर 5 इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। सो y टू द पावर 5 का इंटीग्रल -5 है, मैं y टू द पावर -5 है, -5 +1 -4, -4 से डिवाइड कराएंगे तो -1/4 y, नीचे ही आएगा y की पावर 4, राइट। ठीक है, इधर भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन माइनस ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा, तो 1/4 x टू द पावर 4। ठीक है, देन व्हाट, प्लस c, ऐसा ही करेंगे। अब आगे ये तो अभी इस ऐसी फॉर्म में है नहीं जिस फॉर्म में हमको पसंद है, बिल्कुल नहीं ऐसी फॉर्म में अभी, तो ये क्या करूं? क्यों, c के पास कहाँ है 1/4? अब ऐसे मत करो ना कि इसको c की जगह 1/4 c ले। वो केवल लॉग में ही अलाउड है कि सब लॉग में है तो इसको लॉग में ले लिया, ऐसा नहीं सब 1/4 में तो उसको 1/4 में ले लिया। ठीक है, सो आपको अगर 1/4 काटना है, रेसिप्रोकल करना है, तो पहले आप लो एलसीएम, तो एलसीएम लेना, 4x टू द पावर 4, 1 प्लस, आगे बोलो, 4 × c, 4c x टू द पावर 4। ठीक है, आगे बोलो। अब आप करो रेसिप्रोकल, आप करो रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करते इधर 4 से 4 तो इधर भी कर सकता है बिना टेकिंग रेसिप्रोकल। अब आप रेसिप्रोकल्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -y टू द पावर 4, और इधर क्या बन जाएगा बोलो, x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 + 4c x टू द पावर 4। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया? चलो डू वन थिंग, सी को उधर छोड़ दो, सी को उधर छोड़ दो, बाकियों को उधर लाओ। तो ये क्या बनेगा, बाकी इधर लाएंगे तो बताओ, -1/4 y टू द पावर 4 -1/4 x टू द पावर 4। इसको इधर सॉल्व कर लो पहले। ठीक है, तो इधर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस को -1/4 कैन बी टेकन आउट एज कॉमन, क्या बना, 1/y टू द पावर 4 प्लस, माइनस तो कॉमन ले लिया, 1/x टू द पावर 4 इक्वल टू c। अब -1/4 उधर जाएगा तो -4c हो जाएगा वो, ये क्या हो जाएगा, -4c, जो कि अगेन c1 बनाया जा सकता है, c बनाया जा सकता है, तो इसको c1 यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ये c बन ही जाएगा। अब चेक करो इस फॉर्म में है क्या, 1/y टू द पावर, या एलसीएम लिया है इसने? क्या हो गया ना सर, y टू द 1/y टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, y टू द पावर -4 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -4 इक्वल टू c इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इधर अगली स्टेप में इसको c लिख दूंगा, वेयर c इक्वल टू -4c1। ठीक है, चलें नेक्स्ट, क्योंकि अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में नहीं रखना है। 9th वाला देखना क्या करना है, वेरिएबल सेपरेशन तो इधर बड़ी आसानी से हो जाएगा, तो ये तो इंटीग्रल्स चैप्टर का रिवीजन करने के लिए दे दिया क्वेश्चन। वेरिएबल सेपरेशन तो एक ही स्टेप में हो जाएगा, इंटीग्रल dy बना यहाँ पे, और वहां पे क्या बना, इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स dx। कैसे निकालते हैं इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स, बाय पार्ट्स। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो इंटीग्रल्स हैं वो सॉल्व करने का आपका रिवीजन हो रहा है। ये तो y बनी गया, इसको आप क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 इंटू dx, फर्स्ट फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, सेकेंड एल्जेब्रिक। ओके,
सो इट इज लाइक वाई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल करूंगा एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करो और उसका इंटीग्रल करो इंटू डी एक्स। अब अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? -2x। क्या होता है? वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? -2x। तो ऊपर क्या पैदा करना है? -2x। तो डू वन थिंग, इसको प्लस करके इसको माइनस कर दो और ऊपर फिर -2 करेंगे तो इधर 1/2 कर दो और उधर ये हो गया -2x। समझ आया? dx हटा दो। आ गया समझ? इधर 1/2 किया तो ऊपर 2 पहुंच गया और माइनस अंदर। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है एज इट इज। लेट व्हाट? लेट अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बी टी। तो यहाँ से वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन गया? टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएटिंग वो से विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। तो ये हो जाएगा -2x dx और उधर हो जाएगा 2t dt। तो -2x dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें हम सीधे। y इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं मैं x साइन इनवर्स x। ठीक है, प्लस हाफ तो बाहर रहने दो। और ये हो जाता है -2x dx मिलके क्या बन जाता है? 2t dt। इंटीग्रल 2t dt। और नीचे वाले को क्या लिया था आपने? t। ठीक है, 2 से 2 कटा, t से t कटा, 2 से 2 कटा, t से t कटा, इंटीग्रल dt करना है बस। तो y इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस इंटीग्रल dt क्या बनेगा? t। और t क्या लिया था आपने? अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ऑल थिंग्स डन, सो प्लीज पुट ए सी। हो गया एग्जैक्ट मैच, प्लस माइनस साइन देख लिया। तो क्या था, आपको साइन इनवर्स एक्स का रिवीजन करवा दिया इसने। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा तो उसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, 10th वाला देखो, बोलो। करो, पेन उठाओ, वेरिएबल सेपरेट करो। केमिस्ट्री क्लास कितने बजे? आज नहीं है अभी मॉर्निंग में कोई क्लास? हो गया। ओके, डीवाई को उधर रखेंगे, यानी कि ये पार्ट तो इधर रखेंगे। ठीक है, ये पार्ट इधर रखेंगे तो फिर 10y नीचे आएगा इसके। और ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पे, तो क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर वाई उसके नीचे 10y इंटू वाट? dy। ठीक है, इक्वल टू उधर जब लेके जाएंगे तो कौन कौन जाएगा? ये माइनस में ई टू द पावर एक्स डी एक्स है उधर, और वन माइनस ई टू द पावर एक्स इसके नीचे आएगा, राइट? ऐसे ही है, माइनस में ई टू द पावर एक्स डी एक्स तो वहां पर है और उसके नीचे कौन आएगा? वन माइनस ई टू द पावर एक्स। तो क्यों ना माइनस से मल्टीप्लाई करा दें। तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दें तो ये नीचे वाले को चेंज कर दो, ई टू द पावर एक्स -1 बन गया। ठीक है, अभी कर दे इंटीग्रेशन। समझ आया? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। माइनस अंदर था तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अब क्या करें? इधर तो हो जाएगा, इसको टी लेते ही ऊपर वाला डेरिवेटिव, तो ये तो कर भी दिया। इतना पार्ट तो हमने क्या बने था, ये कर दिया, तो बार बार नहीं करेंगे। log 10y नॉट एक्स। ठीक है ना? जब तो ये बनेगा, किया था ना हमने ये पार्ट, तो इधर क्या बनेगा? ये जो कर लिया उसको बार बार क्या करना? 10y को टी ले लो। क्या? उधर भी अगर ई टू द पावर एक्स -1 को टी ले लें तो उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है ई टू द पावर एक्स डी एक्स, तो उधर भी लॉग लेना पड़ेगा। तो log ऑफ ई टू द पावर एक्स -1 आगे log c। ठीक है, तो इसको मर्ज कर दूं अगर मैं, तो log ऑफ c इंटू दिस, यानी c इंटू ई टू द पावर एक्स -1 लाइक दिस। और इधर तो है ही सही, log ऑफ 10 मॉडुलस 10y, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट 10y इक्वल टू 10y इक्वल टू c
मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर x माइनस 1। आगे वैसे सॉल्व तो किया जा सकता है क्योंकि c जो है माइनस सी बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, c इंटू ई टू द पावर x माइनस सी। माइनस सी को अगेन क्या ले सकता हूं मैं, c बना सकता हूँ। C1 नहीं बना सकता हूँ, c बना सकता हूँ, बाकियों को C1 बनाओ। C1 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 C, फिर इसको भी C1 लिखना पड़ेगा। इसी फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसी दो बार डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर इसको भी C1 लिखना पड़ेगा, इसको भी C1 लिखना पड़ेगा। इसको तो अगर अपन C लिख देंगे, इसको तो अपन C लिख देंगे, लेकिन फिर C1 का क्या करेंगे, अगेन दो दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गए ना हमारे पास। समझ आया, नहीं आया? अगर मैंने इसको C1 लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये बना, उसको उससे मल्टीप्लाई करा तो ये बना। -C1 को तो अगर मैं C लिख दूंगा, तो -C1 अगर C है तो ये वाला C1 C नहीं है, क्योंकि C की वैल्यू तो एक ही हो सकती है ना कोई। C की वैल्यू तो एक ही हो सकती है -C1। ऐसे तो ना होगा कि C की वैल्यू -C1 भी है और C की वैल्यू C1 इंटू ई टू द पावर x भी है। दो दो वैल्यू तो हो नहीं सकती। तो अगेन आप इसको कुछ और बनाओगे, इसको कुछ और बनाओगे, तो दो दो बनेंगे। तो दो थोड़ा ना बनाना है, इसीलिए आपको इसको इसी फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा। बैक साइड जाओ और वापस उसको C ही छोड़ दो। दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर। चेक करो, 10y इक्वल टू C इंटू ई टू द पावर x। जाओ, टोटल तो खूब सारे हैं, लेकिन अब टॉपिक चेंज हो रहा है, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। अब यहां से लेके 11 से लेके 14 जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के हैं। ठीक है, जिसमें पहले तो जनरल सॉल्यूशन जैसे अभी तक निकाल रहे थे वो का वही काम होगा, और साथ में सोने पे सुहागा ये है कि अब तक एटलीस्ट अपने को इंटीग्रल्स तो आसान मिल रहे थे, इसमें इंटीग्रल्स भी मुश्किल हैं चारों में। मतलब बाई पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे सारे सॉल्व। पार्शियल फ्रैक्शंस में हमने किया ही इंटीग्रेशन में एक एक्सरसाइज पूरी। ठीक है, उसके बाद फिर जो नीचे के क्वेश्चंस हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। और वर्ड प्रॉब्लम्स याद रखना हमेशा पर्टिकुलर सॉल्यूशन की होती है, जनरल सॉल्यूशन की नहीं होती है। तो ये भी फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की आ गई। तो इन शॉर्ट कहा जाए तो अब एंड तक सारे के सारे ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हाँ, तो कल तो खत्म करेंगे एक्सरसाइज। आज वैसे है टाइम मेरे पास भी, आपके पास भी है, लेकिन दिमाग बोझिल हो जाएगा फिर। तो इतना काम करो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ कल शुरू करो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।